आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुल्क की आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर एक साथ खड़े हुए एक स्टेज के ऊपर और उन्होंने मुल्क की जो सिमत है उसके बारे में अपने ख़यालात से कौम को नवाजा। उनके सामने मजहबी उलमा और स्कॉलर्स का एक बहुत बड़ा इज्तिमा भी था। आर्मी चीफ़ की तरफ से फ़साद के ऊपर बात की गई, कुरानी और शरई हवाले दिए गए, इल्लामा इकबाल की पोइट्री को भी उन्होंने कोट किया। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से मेहमान नवाजी की है अफ़गानों की 40 साल तक। फिर ये भी बताया कि जो ख़वारिज हैं, जो फ़साद फैलाना चाहते हैं, उनके हवाले से पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फिर उन्होंने जराइम पेशा अफराद की भी बात की, उन्होंने सोशल मीडिया की बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। उन्होंने लाखों आसिम मुनीर की कुर्बानी का भी जिक्र किया। एक बड़ा एक इम्पैशन्ड किस्म का उन्होंने नैरेटिव दिया जो वेल टाइम्ड भी था। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आए और उन्होंने तकरीर के अंदर उन तमाम बातों को इंडोर्स किया जो आर्मी चीफ़ ने की। तो हम आज के प्रोग्राम में कुछ इस निज़ाम का भी हवाला देना चाहते हैं, तजिया करना चाहते हैं कि ये निज़ाम कैसा है, कि आर्मी चीफ़ और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मिलकर ये तमाम निज़ाम चला रहे हैं। एक हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है। बीच में इंतशार जो है वो सिर्फ ख़वारिज का नहीं है, वो इंतशार सियासी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट्स की तरफ से अब कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से एहतजाज का अलम बुलंद करेंगे। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगता है कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बांग्लादेश से ज़्यादा मुतासर ना हो, क्योंकि बांग्लादेश से अगर मुतासर होना है तो फिर ये भी देखिएगा कि इस वक्त बांग्लादेश में इंचार्ज कौन है, तो ज़्यादा मुतासर ना हो। लेकिन उन्होंने एहतजाज का अलम बुलंद किया। आज अलीमा साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधा सीधा कंटेम्प्ट वाली बातें की। हम तो ज़रा कंटेम्प्ट वाली बातों पर बड़ा लिहाज करते हैं, ख़ुद कंटेम्प्ट के मामले के अंदर हम फंसे हुए हैं, लेकिन जो खुली छूट है अलीमा साहिबा को उसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे पास बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास नाज बलोच साहिबा मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। और हमें अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है सहाफ़ी तज़कियाकार जियो न्यूज़ से, उनका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगी। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम नेशनल पार्क जो इस्लामाबाद की पहाड़ियों के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर जो होटल्स बने रहे, अब वो होटल बंद हो गए। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी है। ज़ाहिर है जिन लोगों ने वहाँ पे जॉब्स की हैं 700+ पीपल, उनकी जॉब्स तो गई। लेकिन ये कमाल बात है जैसे पाकिस्तान में ही हो सकता है कि इतनी बड़ी वायलेशन इतने तवील अरसे से जारी हो और लोग उसको इंजॉय करते हों, और फिर उसके बाद जब उसको आप ख़त्म करें तो लोग अफसोस का इजहार करें कि देखें ये क्या आपने कर दिया। तो उसके ऊपर भी देखेंगे कि मुनाल को हमने बंद होते हुए अब देखा है, तो मुनाल की वहाँ पर कैफियत क्या है। तो बिलाल साहब आपसे अगर आगाज़ करूँ, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने को मीठा ज़्यादा ही नहीं कर दिया? बहुत तारीफ़ कर रहे थे आर्मी चीफ़ की, उनकी रूहानियत की, उनको चेहरे के तासुरात भी नज़र आ रहे थे और रूह और दिल सब कुछ। मीठा ज़्यादा नहीं हो गया? जी बिस्मिल्लाह साहब, थैंक यू हैविंग मी ऑन द शो। देखिए आज वो बुनियादी तौर पे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो रिमार्क्स थे और आर्मी चीफ़ के जो रिमार्क्स थे वो एक रिजॉल्व शो करते हैं कि मुल्क को किधर लेके चलना है और किस तरह इस निज़ाम की रियासत के सारे सतूनों को मिल के एक कोऑपरेटिव तरीके से आगे चलना होगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, चाहे वो गवर्नेंस के हों, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो लोगों को रिलीफ फराम करने के हों। द चैलेंजेस आर ह्यूज एंड इस तरह की एक ड्राइव और एक कॉमन डायरेक्शन नेसेसरी है। सिर्फ उसका वहाँ पे इजहार किया गया। And I think the Prime Minister is the head of the team, he is the executive, and yes, it's always good, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो उनकी वजारतें हों, चाहे वो और इदारे हों, वहाँ पे वही लोग लीड कर रहे हों जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर का एक कॉमन विजन शेयर करते हों। जब तक ऐसा ना हो तब तक एक्सिक्यूशन भी नहीं हो सकती और जिस तरह के बड़े चैलेंजेस मुल्क को दो चार जिससे मुल्क है उसको हम एड्रेस भी नहीं कर सकते। जी तो एयर चीफ और नेवल चीफ तो ये नहीं कर सकते? देखिए लेट्स आई डोंट वांट टू बी नो वैसे देखिए नो आई विल बी वेरी फ्रैंक। देखिए
there is no doubt that compared to the other forces, the army has a outsized role in our administrative affairs, and there has been a history of politics as well. Politics of when we talk about the politics of the country, तो इसमें तो कोई शक नहीं है. तो therefore yes, आज के administrative challenges के अंदर भी उसको deal करने के लिए उसके अंदर military की जो उन्होंने deliver करना है from their side is a reality, and whether it is on the आपने SIFC का forum देख लिया है, otherwise आपके जो आज सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो यस देयर इज दैट होल इंफ्रास्ट्रक्चर विद इट्स अब यही निजाम है. नहीं देखिए, ये निजाम तो आपका पहले से आ रहा है, बट everything is according to the constitution. The prime minister is that yeah देखिए, everything is according मतलब ये आर्मी चीफ का ये वाला रोल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखिए, बात ये है कि आर्मी एक हुकूमत का ही हिस्सा है ना जी. ठीक. तो उस हुकूमत के हिस्से के अंदर रहते हुए जहां पे भी उस सिविलियन गवर्नमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स जिसमें मुआशी चैलेंजेस को एड्रेस करना, ये सब चीजें दरकार हैं, वहां पे जहां पे भी मिलिट्री की एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कोऑपरेशन ये जरूरत दरकार होगी, आप उसको डिप्लॉय करें. और whether it's in the face of shape of SIFC, whether it's in the shape of ensuring that Pakistan remains secure and जब ये law बात and करते order हैं, is सेंटर restored. जरका साहब जो है उन्होंने बड़ा ऊंचा कहका लगाया, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के मुझे तो आप है ना बुनियादी तौर पर, माशाल्लाह आपने बिल्कुल तलत हुसैन साहब, हम हर गलत काम जो 77 साल में पाकिस्तान में हुआ वो आप हमारे 3.5 साल पे लगा दें, हम लेने को तैयार हैं, क्योंकि इधर जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनको दोबारा लाया जाता है कि उनको कहा जाता है ये सलूशन है, ये एक्सपर्ट है, तजर्बाकार है. तो जहां लाने वालों की माशाल्लाह मतलब हमारे भाई हैं साहब, हम सब देखिए ना, अशराफिया किसी भी केडर से बिलोंग करती हो, सब है तो हम ही ना. अगर गलती मैं किसी की तरफ उंगली उठाऊं, 4 उंगलियां मेरी तरफ है, तो मैं पूरा 77 साल का सारा ब्लेम मैं लेने को तैयार हूं. आप इसको बातों में ना उड़ा देना. आप 2018 के जो 3.5 साल का ब्लेम ले लें ताकि हम बात को वो तो आप जेलों में बैठ के ले रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं. फिर सो हाइब्रिड मॉडल जो है वो तो इट इज नाउ एविडेंट, और उसके आईनी आपने बता दिए पैरामीटर्स क्या हैं, जहाँ पे हुकूमत को ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन है हाइब्रिड मॉडल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तलत साहब देखें, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, ये एक सफ़र है, और ये सफ़र यहाँ तक कैसे आया, इसकी वजह यह है कि जब आप खुद बार बार इदारों को घसीट के लेकर आए, कभी आप कहें अंपायर की उंगली उठ गई है, कभी आप कहें कि न्यूट्रल होना चाहिए, फिर आप कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर उसके बाद आप बार बार अगर कहें कि जी मैंने तो किसी से बात ही नहीं करनी, फिर कहना नहीं जी मुझे तो फौज से ही बात करनी है, इस इदारे से ही बात करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना मैं किसी सियासतदान को तो खाते में नहीं लाता. तो अगर आपका रवैया ये हो, आप बात पर खुद इदारों को पोलिटिसाइज करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम तो यहाँ सबसे तक बड़े जो पहुंचाए क्रिटिक्स हैं हाइब्रिड मॉडल के, वो खुद हाइब्रिड मॉडल को रीइंफोर्स कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, जब वो कहते हैं कि फौज का किरदार ही होना चाहिए, लेकिन बात हमने फौज से करनी है. So this is what you're saying. देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 9 मई जैसे जब वाकयात होते हैं, जब आवाम को GHQ तक पहुंचा के नफरत और हेट जो है वो अगर आप फैलाने की और शरंगेजी की सियासत अफसोस के साथ पाकिस्तान में जो हुई, वो तो सबने देखा. अब ये कहना कि जी वो फुटेजेस आ जाएं, मशरूत माफी और ये इस पे आते हैं यहाँ तक ये नफरत अवाम को अपने इदारों के हाइब्रिड मॉडल को खड़ा करने और नफरत और सिविल वॉर की तरफ, खाना जंगी की तरफ जब आप धकेलते हैं, तो फिर इस किस्म के ऑप्टिक्स फिर बरतानिया के अंदर भी हंगामे हुए. तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बकयूम, तो उसके अंदर भी एक वक्त में उन्होंने देखा कि क्या हम फौज को बुलवाएं या ना बुलाएं. उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने एंटी राइट फोर्स जो है डिप्लॉय की, लेकिन जो कमान है वो वज़ीर आज़म ने अपने पास ही रखी. उन्होंने बराबर में आर्मी चीफ को खड़े होकर नहीं कहा कि जी ये हैंडल करेंगे. सो गैर मामूली हालात में फिर निज़ाम ऐसे बन जाता है. फिर तारीख भी है जिसका जिक्र किया. सो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं. किस चीज़ पे कि हाइब्रिड मॉडल जो है क्यों मौजूद है इस सूरत में, जिस सूरत में मौजूद है. देखिए, मैं तलत साहब पाकिस्तान की अब 77वां हम यौम आज़ादी मनाने के लिए जा रहे हैं. तो इसको अगर हम तकसीम करें तो जमहूरी हुकूमतें भी रहीं और फौजी हुक्मरानी के साल भी रहे, दोनों अपनी अपनी शक्ल के अंदर रहीं, लेकिन उसका फिर अल्टीमेट नतीजा जो है वो हाइब्रिड निकला कि एक को एग्जिस्टेंस का असूल जो है वो वसा किया गया. साहब ने बयान किया कि ना वो हो और ना ये हो, ना ये हो तो ये हो, तो ये हो. ठीक है.
अब जाहिर है, अब आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बनने के ऊपर कितनी लड़ाई हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा था, और फिर एक डिक्टेशन नहीं लूंगा से सफ़र जो 92 से शुरू हुआ था, उसके बाद से ग्रेजुअली फिर 2006 का पड़ाव आ जाता है जहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल बैठती हैं और कहती हैं कि हमने ये गलतियाँ की हैं, हम आइंदा नहीं करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म भी और फौजी हुक्मरानियों के खिलाफ भी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर इस मुल्क के अंदर 27 दिसंबर 2007 का भी एक वाक़या होता है जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एक नई लीडरशिप इमर्ज होती है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और फिर आपको पता है कि उसके बाद के हालात 2013-14 का धरना, और जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है संगीन गद्दारी का, और उसके साथ रेफरेंडम की हिमायत, और फिर सारी चीज़ें आगे चल के फिर क्या सूरत इख्तियार करती हैं। फिर तो वो जो बात करें कि जो सफ़र था वो चलता रहा। चले, ये तो हम तय हो गया कि हम इस सफ़र के नतीजे में इस मंजिल पे पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस मंजिल से हम हकीकी जमहूरियत की तरफ जाएंगे, इसमें हाइब्रिड का कंटेंट ज़रा कम हो। लेकिन ये भी देखें कि मुल्क के चैलेंजेस आपने जिक्र किया कि संजीदा चैलेंजेस हैं, आज आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया, एक सियासी एहतजाज का भी है, सियासी एतराज़ का भी है। आज इनकी जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हम इस एहतजाज को अब स्टूडेंट बॉडीज़ तक लेके जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद बांग्लादेश की सूरत हाल से ज़रा वो कुछ मुतासर हो गए। यू टेक इट सीरियसली कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन गोइंग ऑन। देखिए, जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, दहशतगर्दी फैल रही है, स्पेक्ट्रम को इतना ज़बरदस्त नहीं लगा। चल साहब, देखिए बात ये है कि एक तो वी ऑल एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल हु आर इन एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विच वी चूज टू बी, बाय द वे, कोई हमारी गनपट्टी पे पिस्तौल रख के नहीं रखता, ना सियासतदान, ना जज, ना कोई military personnel, no one. We are all in a position of authority. We all have a responsibility to collectively ensure that the trust. जी सर, इस्तीफे दिए जाते रहे। इस्तीफे नहीं सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ लार्जर पॉइंट, इंक्लूडिंग द मीडिया, हम सब की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि आवाम का इस निज़ाम के ऊपर एक यकीन बरकरार रहे, and for them to believe that their issues can be resolved by this system, by this state. ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिकल डिवाइड से बात हो। इस वजह से एहतजाज इम्पोर्टेंट, आपको रजिस्टर करना चाहिए उस एहतजाज को। स्टूडेंट्स भी एहतजाज करते हैं, आम लोग भी एहतजाज करते हैं, बलूचिस्तान में भी एहतजाज लोगों का हक है दीगर इश्यूज के ऊपर, इनकी हुकूमतों में भी हुए, हमारी में भी होते हैं, उसको एड्रेस करना, इंगेज करना हुकूमत वक्त का काम होता है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। मगर देखिए, मेरी बात सुने आप, हरगिज़ भी देखिए 9th में वॉज अ रियल रेड लाइन, और ये कहते हैं वीडियोस दिखाए हमें। फिर आज उमर अयूब साहब का बयान देख रहा था कि हमें वीडियोस दिखाते हैं। खान साहब ने कल क्या बयान दिए, न्यूट्रल जानवर होते हैं, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि पहले न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चंद दिन पहले। जी सर, नहीं सर, तो उससे पहले ये बात सियासी, तो न्यूट्रल तो अभी भी दोबारा अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, उसके बाद वो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात के लिए फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, और आज वो कहते हैं कि अगर 9 मई के हमारे कोई लोग निकलते हैं तो मैं माजरत करूंगा, मगर मुझसे ही माजरत की जाए। तो 9 मई की कॉल का भी एतराफ़ चंद दिन पहले कर चुके। उसको उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल की थी, पीटीआई के पुरअमन एहतजाज भी अवाम ने बहुत भुगत लिए हैं, पाकिस्तान ने बहुत भुगत लिए हैं। मगर बुनियादी तौर पे बात यह कि यू कैन नॉट ब्रश दिस अंडर द रग एज सम पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। दिस इज नॉट सम कंटेनर लगा के आपने एहतजाज किया उस दिन। देखिए 9 मई के खाते में आप उनके एहतजाज का हक मुकम्मल तौर पर छीन चुके हैं। जमात इस्लामी 7वां दिन उनका मरी रोड पर धरना चल रहा है, टीएलपी यहां पर बैठी रही 6 दिन। इनको तो आप मेरी गुजारिश है तलत साहब, मेरी गुजारिश सुने। ये कहते थे जी 14वां दिन, पार्ट में आप देखिए उन्होंने कहा अभी गुज़िश्ता चंद माह पहले, छोटी ईद से पहले, उन्होंने कहा छोटी ईद के बाद देखें आप कितना बड़ा इज्तिमा होगा। अच्छा, छोटी ईद आई गुजर गई, बड़ी ईद से पहले फिर मैं खुद ईद शोज पे था, उन्होंने कहा आप देखें तो सही बड़ी ईद के बाद पूरे मुल्क के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। वो नुचड़ के ना जी, एक वो दरी लगी हुई है पार्लियामेंट के बाहर, भूख हड़ताल बन गई। वो भूख हड़ताल पे भी एम्प्टी स्पेसेस, आज 3 लोग मौजूद थे, मैंने न्यूज़ देखी। सर दूसरी बात, वो भूख हड़ताल भी जब स्टार्ट भी हुई थी ना धूम धमाके से, तो उस वक्त भी 15 लोग थे, वो भी डाइट प्लान था जो लंच पे शुरू होता था, डिनर से पहले खत्म होता था। सब तवा लगा रहे हैं, अभी तवा लगा रहे हैं, 3 लोग वहां बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं आज। सेनेटर साहब, आपकी जमात इतनी बड़ी बड़ी बातें आप क्यों करते हैं? देखिए आज अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जेल में बैठ के कह रहे हैं कि जो जेल से बाहर बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं। यानी जो जेल में बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं अक्लमंद हूं, जो जेल से बाहर बैठा है वो बेवकूफ़ है। ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। देखिए इतनी अच्छी बातें मैं बिलाल साहब की सुनती रहती हूँ और सुन रही हूँ, नाज साहिबा की भी सुन रही हूँ।
आपकी भी और चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ, सारे सोल्यूशन तो इनके पास है, सारी तजर्बाकार टीम इनके पास है। हम खराब हैं, 9 मई वाले खराब थे, खान साहब ने भी कह दिया, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर दी, DGISPR ने भी 2 दफा, अभी पिछले 1 महीने में 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मतलब अगर किसी को भी कोई शक है, अपने आप को भी उन्होंने कन्विंस करना है, तो वो भी उन्होंने 2 दफा अभी रिसेंटली कह के कर लिया। अब सजाएं दें, फारिग करें, आपके पास मुल्क है, आप मुल्क को चलाएं, हमारी कोई वक़्त नहीं। देखे ना जी, जो इस वक्त पावर में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने समझदार हैं, बड़ी अच्छी बात है, जवान लोग आए हैं, इनको, इनके पास इनके बड़े भी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे, जो इनको समझाते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को तो मैं भूल गई। चलें, आपने मैंडेट तस्लीम कर दिया। सर मैं ये कह रही हूँ कि सारा कुछ आपके पास है, तजर्बाकार टीम, यंग लोग, हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह समझदार अशराफिया, लोगों को लाने वाले सब बैठे हुए। तो मेरा मतलब है पीटीआई तो बेवकूफ पार्टी है, सिर्फ सजाओं की हकदार है। This is a very smart argument. I have to say, आप हमें I have to आप admit. करें ना जी, करें, मुल्क को लेके जाएं, SISC ने ये लेके argument जाना जो ना था, बड़ा smart argument इस तरह है। आप लेके आए, पाकिस्तान को उठाएं, क्यों $1 नहीं आपको कोई देने वाला, तमाम लोग आपके मुंह पे जिम्मेदारी थूक रहे आपको हैं, शिफ्ट क्या है कर आपके पास सोल्यूशन? I'm telling you, ये let please. तो ये काफी स्मार्ट आर्गुमेंट है और बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट है जिसे आर्टिकुलेट कर रही है। यानी हम तो फारिग लोग हैं, तो चला लें फिर, They cannot get तो सही चल रहा है। they cannot that easily get away with अच्छा, this सही kind है। of statement। ये रेटरिक्स और इस किस्म के जुमलों से जो है ना, ये अपनी बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते। इन्होंने भी 3.5 साल में जो कारस्तानियाँ की हैं वो भी कौम के सामने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस वक्त मुश्किल हालात नहीं है, बिल्कुल बहुत चैलेंजेस हैं। आज ही KP में 11वां साल है, आज ही IMF KP में 11वां साल है आपका। आज ही मजीद IMF की महमूद टर्म्स खान एंड को कोर्ट कंडीशंस। केसेस करें, बुजदार के ऊपर कोर्ट केसेस करें, लोगों को सजाएं दें। जैसे get on मैं with it. बात देखें, आज ही IMF ने मजीद जो है वो सख्तियां और टैक्स बढ़ाने की जो है वो बात रखी है सामने, स्टेशनरीज के ऊपर 15% टैक्स की। तो टर्म्स एंड कंडीशन सख्त हैं, हालात मुश्किल हैं, हालात दुश्वार हैं। कहते हैं क्या मुश्किल है, वो कह रहे हैं कि आप सारे इकट्ठे हैं। 120 पे जब डॉलर मिला था आपको सुकून नहीं आया, आपको जब हालात अच्छे मिले थे तब आपको कहते हैं वापस ले जाए 120 पे ना। आपने आप सोल्यूशन देना जी, आपने 3.5 साल उन्होंने सिर्फ 15% इंतकाम के अलावा, आर्म ट्विस्टिंग के अलावा, किसी पे मंशियात डाल दो, किसी की बहनों को हॉस्पिटल से पकड़ के घसीट के जेलों में डालो, मतलब इंतकाम के अलावा तो इनको कुछ किसी चीज की नहीं। बट स्टिल आई वांट टू ऐड वन थिंग। देखिए तलत साहब, बात यह है कि आज जो क्राइसिस है, इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसका हल क्या है? क्या उसका हल ये था कि आप 9 मई जैसे वाकयात करते, आप लोगों के दिलों में नफरत और सेंटिमेंट्स क्रिएट करते, और उसके बाद आज भी बाज नहीं आ रहे? सो मच सो कि आप खुद बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स विंग जो है इनकी वो बांग्लादेश के साथ अपना मुकाबला करने लगी है। अच्छा, ओके, बट इन एनी केस देखिए, बांग्लादेश की तो बात कुछ और है ना, वहां तो वो रजाकार मुझे इंटरवीन करने दीजिए ये कहते हुए, और मैं ये सवाल कयूम साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं तलत साहब, देखिए मुल्क को श्रीलंका बना देंगे, मैं नहीं हूंगा तो सब फट जाएंगे, सड़कों पे आके लोग अपने आप को फाड़ देंगे, ये क्या था? व्हाट वाज एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अगर आप ये खुद मानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसने अपनी पार्टी में इलेक्शंस नहीं कराए, उसके नतीजे में उनको सिंपल आर्गुमेंट ये कि हम फारिग हैं। अभी उन्होंने फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम उन्होंने आर्गुमेंट ये डेवलप किया, आप हमें निकाल दें, मिनहा कर दें कयूम साहब, ये बड़ा स्ट्रांग आर्गुमेंट है। और मैंने प्रोग्राम के ऊपर ये आर्गुमेंट पहले कभी सुना नहीं। कहते हमें फारिग हैं तो आप एक पेज के ऊपर है, फौज भी आपके साथ है, पीछे छुपते हैं ना, नहीं अदालतों में स्टे लेकर बैठ जाते हैं, उसे गवर्नेंस, बट यू नो आर वी बीइंग गवर्न्ड प्रॉपर्ली? सर, अगर आप गाड़ी जो है खाई में गिरा दें, उसके बाद कहना है उड़ चला के भगा, ये तो वो वाला आर्गुमेंट है ना कि मैं तो नालायक ड्राइवर था, मैंने तो डाल दी गाड़ी उसमें, वो गाड़ी टूट फूट गई है। मसला ये है कि जब आपने अपने दौरे में हुकूमत में कर्जे जो हैं वो लिए, पिछले जो 70 साल में कर्जे लिए, उससे दुगना कर्जे आपके एक दोस्त में हो, आपका रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया? वो भी तो हाइब्रिड मॉडल था ना। एग्जैक्टली। तो वहां पर भी तो जनरल बाजवा साहब कुदरत के साथ बैठे हुए थे, जनरल बाजवा साहब के साथ बैठे हुए थे सर। फिर इनकी हुकूमत तो नहीं है, तो कल को मुझे लगता है इन्होंने भी यही कहना है, इन्होंने भी यही कहना है कि जी फ्रैंकली यू नो, ये तो अभी भी कहते हैं ना सर। मैं आपको एक बात, वरना शायद DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े। 2013 से 18 की हुकूमत थी, एक स्टेप और एक अचीवमेंट की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, एक एफर्ट की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अब 16 माह की हुकूमत आप व्हिच वाज नॉट अ हाइब्रिड मॉडल। नहीं, देखिए, आप
आप वो दैट यू कैन लेबल व्हाटएवर यू वांट। नहीं, वो नहीं था, ये मैं सर आपको मैं बताऊं, वो बात नहीं था। जिम्मेदारी की है, बात जिम्मेदारी की है। आपने है। पहले भी नाज साहबा के पास जाने से पहले कहा हम मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम हुकूमत में हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम डिलीवर करते हैं। हमने 16 माह के अंदर, इन लोगों ने 3 साल के अंदर, क्यों एक जमात जो 3.5 साल हुकूमत में रही है कभी अपनी डिलीवरी की बात नहीं करती? आप हमें तो कहते हैं, हम तंग आ गए आपकी बातें सुन सुन के। सीपेक की आप बात करते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे की बात करते हैं, मोटरवे की बात करते हैं यार, और आप कुछ और बताएं ना। ये क्यों नहीं 3.5 साल में अपनी किसी डिलीवरी की बात करते? ये इनका वही घिसा पिटा मॉडल, वही घिसी पिटी तकरीर जो 2018 से पहले थी वो आज तक चलती है इनकी। इनके पास और कुछ है नहीं। तो देखिए बात ये, मईशत इन्होंने तबाह की, और जाते जाते आपको याद है अपना ही IMF का, नहीं, दैट वाज नॉट अ लैंड माइन, इट वाज डिलिबरेट विलिंग attempt to put the country on the path to default, or to make sure the country defaults. हमने उस टाइम पे किया। अच्छा, उस टाइम पे शौकत तरीन साहब और झगड़ा साहब की क्लिप आपके सामने आ गई। हमने जब इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की IMF प्रोग्राम रिवाइवल, उसको छोड़ दें। अभी फिर से आपने इलेक्शन के बाद देखा खान साहब ने फिर चिट्ठी लिखी IMF को, मैं अगर वजीर आजम नहीं बनता तो IMF का प्रोग्राम ना हो, मुल्क डिफॉल्ट हो, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाए। नहीं सर, वो नहीं ठीक होता सर। ये कुत्ते की दुम की तरह ये नहीं मिल गया ना आपको। जी सर, आपको मिल गया सर, मिला। बट द पॉइंट इज, डिस्पाइट दिस डिस्ट्रक्शन दैट दे डिड इन 3.5 years, and they still have the same mindset. Now, मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप रोजाना आते हैं हमसे, खान साहब को पूछें, I frankly have no interest in what Imran Khan has to say. हम जिम्मेदारी भी लेते हैं, हम हुकूमत अपने काम पे, ये बहुत अच्छी बात है, हुकूमत अपना काम करेगी जी। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर आइए। जी, दो पॉइंट्स बताइए। एक तो डिलीवरी की इन्होंने बात की, डिलीवरी लो जी, 6.5% हमने आपको ग्रोथ दी कोविड के जमाने में। अब सुन लेना, आपसे तो 1.5-2% नहीं होती। और जो कुछ हमने किया, एक एक चीज को अब आप कहें कि आप 6.5% हमें ग्रोथ दे दें। आपने आते साथ जो हालात किए, आपने गरीब आदमी की बिजली देखे ना जी, अब 3 ट्रिलियन हो चुका है आपका सर्कुलर डेट। और आप किन लोगों को, 100 लोगों की लिस्ट मेरे फोन में है, सब लोगों के पास है कि किन के हैं IPPs। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके ऊपर गौहर एजाज साहब ने कई बार टेलीविजन पे उन पे एलिगेशन लगाई है, और लिस्ट में नाम है सलमान शहबाज साहब का, कबीर वाला, और जो चिन्योट IPP है। 3 ट्रिलियन सर नहीं, उसके नहीं है बात। मुझे अच्छा, ठीक है, मैं एक सेकंड, प्लीज लेट मी कंप्लीट द पॉइंट। इज एज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं या कोई, अगर आप भी हो, तो अगर आप पे एलिगेशन लगती है, ही शुड कम ऑन टेलीविजन, ही शुड से कि ये गलत है, सलमान शहबाज को मैंने आग किया हुआ, या व्हाटएवर, या वो उसको एक्सेप्ट करें और इस्तीफा दें। ऑनरेबल आदमी तो ये करता है, एक बात। दूसरी बात, सोल्यूशन, ये जो इतने अक्लमंद लोग बैठे हुए, इनके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, बड़ा सादा सा बताइए सोल्यूशन। इमरान खान को निकाल दें आप सर? नहीं सर, वो तो हम तो जीरो ही है ना, वो हमें आप तस्वीर से निकाल दें। अब क्योंकि मुल्क मेरा है, हम सबका है, तो हम तो अपने मुल्क के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। एक के साथ जीरो लगा दें तो 10 बन जाता है। एक मिनट आप सिर्फ अपने खर्चे कम कर लें बस। आपके सारी मुसीबत आपके खर्चों की है, आपकी शाह खर्चियों की है, आपकी अय्याशियों की है, आपकी गाड़ियों की है, आपके एसीज की है, और आपके फॉरेन ट्रिप्स में जो आप जितने पैसे जाया करते हैं, और जो आपने माजरत के साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी, एक हाथी नहीं कई हाथियों का आपने अखाड़ा इकट्ठा किया हुआ है। तो अगर आप 40 मिनिस्ट्रियां में डेवोल्यूशन की, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द डेवोल्यूशन कमेटी, अकॉर्डिंग टू द 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपकी 40 मिनिस्ट्रियों में से 17 तो डायरेक्टली डिवॉल्व हो गई। मतलब आप यू हैव टू जस्ट देखें जी, आप घर अपना चलाते हैं ना, कैसे चलाते हैं आप? अगर लाख रुपए आपका खर्चा है, 2 लाख आप लेते हैं। लेकिन मुझे ब्रेक के बाद वापस आने दीजिए कि ये तमाम की तमाम जो रिफॉर्म है, वो आपके पास भी ताकत थी, आप कर सकते थे। नहीं की ना 3.5 साल में। बावले थे, पागल थे, पता नहीं क्या कुछ। वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से इट्स अ वेरी स्मार्ट आर्गुमेंट। बट हम जरा ब्रेक तो नालायक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपका ब्रेक हुआ, हमारा ब्रेक बिल्कुल नहीं हुआ, हमारी बहस जो है बीच में चलती रही। लेकिन नाज साहब इसके ऊपर वापस आइएगा कि पीपल वांट डिलीवरी, और माजी को आप एक ख़ास हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाल के हालात से आप और आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आपके गवर्नर पंजाब की मैं बातें सुन रहा हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि अब इनको डिलीवर करना चाहिए।
सो अगर सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा तो जितना आर्गूमेंट आप बिल्ड करेंगे 9 मई के गिर्द जो है ना, वो इतना ज़्यादा मौसर नहीं होगा। व्हाट इज योर टेक? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत का काम होता है डिलीवर करना और फुलफिल करना उन प्रोमिसेस को, उन वादों को जिसको लेकर हम वोट लेकर अवाम के वोट से यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं फिर आप कहते हैं ना कि हम माजी में नहीं जाना, जाहिर बात है पसंद करते, लेकिन माजी जो है वो इतना न सिर्फ तल्ख है बल्कि माजी जो है वो इतना डैमेजिंग रहा है हमारा कि अभी जो बात हो रही थी ना बिजली की, गर्दिशी कर्जों की, सर्कुलर डेट की, तो जितना सर्कुलर डेट इनके 3.5 साल में सोड़ के, वो बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे, 70 सालों के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद आप देखें, सिर्फ अगर आज की हुकूमत भी, मैं आज की हुकूमत को भी ये समझती हूँ कि अगर आज की हुकूमत भी अपनी डिलीवरी के बजाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ अगर सोचेगी तो उसका फायदा आने वाले वक्त में ना उनको होगा ना किसी और को होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जहां तक मैं समझती हूं, मेरी नजर में 9 मई कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। 9 मई जो है वो तारीख तारीख का वो दिन है जिसको मैं समझती हूँ रिपीट ना कभी ऐसे वाकयात होने चाहिए, ना कभी 70 सालों में ऐसा हुआ। इट बिगैन फ्रॉम द पेट्रोल बॉम्ब, इट बिगैन फ्रॉम नो गो एरियाज के जमान पार्क को नो गो एरिया बना देंगे, जो घुसेगा आएंगे देखेंगे उसके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंकेंगे, पुलिस पे हमले करना, फिर वहां से होते होते आप जीएचक्यू तक पहुंच गए। एक मुल्क के अंदर एक ऐसी आप सेपरेट कर रही हैं फसाद को और 9 मई जैसे वाकयात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ये होता है कि आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर मंशियात डाल दें, आप अपने ओपोनेंट्स की खवातीन को रातों रात घरों से उठा दें, किसी के ऊपर झूठे नैप के और सो मच सो कि नैप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाद में होती थी और नैप की पकड़ धकड़ बाद में होती थी। इनके एडवाइजर्स और इनके मुशीर पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि अगली बारी इसकी है, उसके बाद बारी इसकी है और अगली बारी इसकी है। तो ये नैप का जो है अगर इफ आई कुड आस्क यू बिल्डिंग ऑन द सेम थिंग, उनका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है जी, अगर इतने बड़े वाकयात है तो दे दे सजाएं। क्यों नहीं सजाएं दे दें? 1.25 साल हो गया, आप वही वीडियोस की बातें कर रहे हैं, आज भी टीवी चैनल्स के ऊपर वीडियोस चल रहे हैं। भाई अगर शवाहिद हैं तो दे दें सजाएं। बिल्कुल। अभी ये जो लंदन राइट्स की देख रहे हैं आपके, किस तरह से उन्होंने दिन रात अदालतें लगाई और ख़त्म कर दी हैं वो जो मुकदमात थे उनके। तो यहाँ पे क्या इशू? अब यहाँ पे 9 मई का जो वाक़या है, अब ये देखें इसमें जुडिशरी का बहुत पिवटल रोल है कि वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बंदयाल साहब के दौर के अंदर ये हुआ, जब 9 मई हुआ उसके बाद 7 महीने तक वो सिर्फ ये केस लटका रहा। आप बताएं कि एक लीगल या वायरीज बता दें क्या केस लटका रहा 7 महीने से, क्या केस लटका रहा? कि आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, नॉर्मल कोर्ट्स में क्यों नहीं हो सकता है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में क्यों नहीं हो सकता है, और वो स्पेशल कोर्ट्स क्यों नहीं बना सकते, वो क्यों नहीं किया? इसको बाइफरकेट किया उन्होंने, एक एंटी टेररिज्म कोर्ट का। अब हमारा कानून जो है वो ये कहता है, जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 है, जिसको एक दिन के बाद ही फिर जब बंदयाल साहब रिटायर हुए पहली समात के अंदर उन्होंने इसको वो कर दिया। अब उसमें कुलभूषण का केस भी फॉल करता है। तो नेशनल सिक्योरिटी से जानना चाह रहा हूं, चले एक कैटेगरी ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइज अगर हो गई हैं, ये सस्पेंशन में है, तो दूसरी के अंदर आप कर लें, आप मामले को खत्म करना है। वो सदादी दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला ने मेरे ख्याल कन्विक्शंस की हैं 55 लोगों की। तो क्यों नहीं करते जी? बाकी बेलें होती हैं और अच्छा सवाल है कोर्ट्स के लिए। देखिए बात ये है, कोर्ट्स के लिए क्यों अच्छा सवाल है? आप कोर्ट से कन्विक्ट करना है, मैंने कन्विक्ट करना है। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर वो तो नहीं बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ही नोज कि once the crimes are there, they are on camera, when they present it in court, judgments will follow. So he said this, आपने देखा होगा कि जिस दिन राइट्स में, अगले दिन when he addressed the nation, he said arrests will follow, charges will follow, convictions will follow. तो वज़ीर आज़म भी कहते हैं, बिल्कुल हम भी कहते हैं convictions will follow, मगर who has to deliver them? The judiciary has to deliver them. अगर हसान नियाजी एक गाड़ी के ऊपर पतलून इस तरह लहरा रहा है, बेरुमदी कर रहा है आपकी जवान की वर्दी की, और उसके बाद वो उसकी वेस्ट साइज की बातें कर रहा है, तो उसके बाद अगर उसकी कन्विक्शन होनी है तो कोर्ट्स नहीं करनी है। अगर शरियार अफरीदी साहब नजर आ रहे हैं लोगों को लीड करते हुए, कह रहे हैं जीएचक्यू की तरफ चलो, तो उनकी कन्विक्शन किसने करनी है? इन्होंने ही करनी है। ये देखिए, अगर प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस है बिल्कुल वो भी पूरी होनी चाहिए, मगर यहां पे हमने ये भी देखा है कि प्रोसिक्यूशन कभी कभी केस नहीं करती और कोर्ट्स के अंदर वो खुद ही, बिकॉज दे से मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ये है वो है, दे हैव टू स्टिल, देखिए इवन इफ देयर आर प्रोसिक्यूशन में वीकनेसेस, जुडिशरी स्टिल हैज इट्स आईज ओपन एंड अ ब्लेटेंट क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड, यू कैन नॉट जस्ट स्वीप इट अंडर द रग। एंड देखिए तीसरी बात ये है, नहीं इसमें देखें आर्मी एक्ट के नीचे जितने 113 लोग पकड़े गए, सुनने ना जो वो गिरफ्तारियां हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं उसमें 20 जो हैं वो कन्विक्शंस पूरी करके रिहा भी हो चुके हुए हैं। बाकी जो है 80, 82 उनका मुकदमा, 1-2 के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं। हाँ
उसके बाद का मुकदमा चल ही नहीं पा रहा है। जो दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने चैलेंज किया था वो हर मर्तबा बेंच के ऊपर चैलेंज कर आपका आर्गुमेंट क्या है? 6-9-2 व्हाट इज योर आर्गुमेंट? वो आपके जुडिशियल सिस्टम की स्लैकनेस की वजह से जो है ये वो आपको रीइंफोर्स कर नहीं मैं मगर देखिए आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस कि देखिए अब मैं आज कोई पीटीआई जिसने इसी पॉलिटिकल लिबादे के अंदर ये पहला हमला नहीं था। बाय द वे 9 में इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये तो कि 9 में के अलावा क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें, पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला, टी चौक पर कब्रें, जमान पार्क पर पेट्रोल बम, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दावे बोलना। 9 में तो एक इजाफा था, एक इंतहा थी, इब्तदा कहीं से नहीं थी। और इस जमात और अगर कोई और तलत साहब 2 सेकंड भूल जाए इमरान खान और पीटीआई को, कोई और ग्रुप किसी भी नौयत का अगर ये काम 10-12 साल करते तो आप कहते ये लोग अभी तक बाहर फिर किस तरह रहे हैं? आप लोग गालियां निकालते सबको। ये बार बार एक सियासी लबादे के अंदर ओवर अ डेकेड दिस पार्टी हैज कमिटेड वायलेंस अगेन एंड अगेन। आज जो जवान बैठा हुआ है आप उसको कह रहे हैं कि देखिए वीडियो के ऊपर नजर आ रहा है कि जीएच के ऊपर हमला हो रहा है, कैप्टन कर्नल शेर खान को मुजस्मा तोड़ा जा रहा है, एमएम आलम का जहाज जला जा रहा है, और आप कह रहे हैं जी वो कोर्ट कन्विक्शंस नहीं कर रहा, तो आप इसको बुरा भला ना कहें। एक छोटा सवाल उसको सेंटर साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि एक डेकेड से ही हो रहा है, ये कल्मिनेट किया 9 में, तो एक डेकेड में तो आर्मी चीफ्स क्या कर रहे थे? वो 2014 का धरना वो नहीं बिल्कुल जी, वो तो इमरान खान की बैसाखियों पे ऑपोजिशन चली, इमरान खान के धरने हुए, इमरान खान की बैसाखियों के ऊपर कुर्सियां लगी, मीडिया कवरेज हुआ, इमरान खान बैसाखियों पे आरटीएस डाउन करके कुर्सी पे बुलाया गया। का नाम क्या था? बैसाखी का नाम क्या था जी? बैसाखी जो भी उस टाइम बिल्कुल जो भी लाइव प्रोग्राम में बैसाखी का नाम ऑनेस्टली बताऊं मुझे उस टाइम का एंड इट द नेम डजंट द फैक्ट इज दैट दिस पर्सन हैज ऑलवेज बीन यूज्ड टू अ बैसाखी। 2018 में बैसाखियों के नाम है और सर बैसाखियों का ये आलम था, बैसाखियों का ये आलम था कि 2018 में इनके लोग अपने 2018 में ये लोग अपने टिकट भी नहीं बांट रहे थे। इस बैसाखी को 3 साल से 6 साल तक किया था जनरल बाजवा। बट कमिंग बैक टू दिस, देखिए आप देखिए तमाम तरह आर्गुमेंट्स, अगर आपकी जमात के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म काम कर रहा होता तो इमरान खान जो बजरिया ट्वीट बातें करते हैं वो आपकी जमात कर चुकी होती, आइडेंटिफाई करती उन लोगों की जो पब्लिकली विजिबल एविडेंस की बुनियाद पर जिनको आप पकड़ सकते हैं और कहते हैं कि वाकई इन्होंने किया था, वो डिसोसिएट, इनको आप प्रोसिक्यूट करें। आपकी जमात ने नहीं किया, आपको करना चाहिए था। इंटरनल भी तो ऑडिट होता है कि नहीं होता? चलिए हम मौका दे दें। इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, बैसाखियों की बातें की। बैसाखी लंगड़ा खुद बात कर रहा है बैसाखियों की, यानी नवाज शरीफ साहब कौन सी बैसाखी, इस मुल्क की कौन सी हुकूमत? सर अब मैंने नहीं सर आप कमाल स्टार्ट उन्होंने किया था, आपने उनके आप सुन लेना, देखिए बात सुने बिलाल साहब, मैंने आपकी बात आज आपने कहां बिठा दिया? वो कहते हैं हम नालायक हैं, वो कहते हैं हम चोर करार हैं। मेरी बातें सुन जाइए, पब्लिक कहां जाए, आप बात सुन ले। 90 seconds all belong to her, go ahead। दूसरा इन्होंने कहा कि बाहर कैसे फिर रहे हैं। मैं पूछती हूँ शहबाज शरीफ साहब कैसे बाहर फिर रहे हैं? हुदैबिया पेपर मिल से लेकर कोई केस तो हो जो उनके ऊपर पूरा उतरा हो, हर चीज तो ये निकाल देते। चले छोड़ दे, उसको भी छोड़। साइफर भी अच्छा मैंने सारा हम तो है ही खराब। अच्छा अब अगली स्टोरी ये है कि इनका सारा नैरेटिव, ये मेरे बड़े यंग और वाइब्रेंट भाई हैं और नाज हमारी पार्टी से गई हुई है। बात ये है कि इतने वाइब्रेंट इनका सारा नैरेटिव क्या है? सारा नैरेटिव जो आज मैंने सुना, सारा नैरेटिव था पीटीआई खराब है, पीटीआई नालायक है, हसान न्याजी वगैरह वगैरह। हसान न्याजी तो सजा दे एटीसी या ना दे, वो तो पहले ही सजा भुगत रहा है, ही इज इन जेल। जेल में उनको जो सजा होनी है आपने बगैर उनकी मिस ट्रायल्स करके आपने उनको कोर्ट्स में रखा हुआ। दे शुड बी एट होम ऑन बेल्स और आपका केस चल रहा हो। आप घर तो उनको भेज नहीं रहे बेल पे, और आप उनको सजा तो 1-1 साल की सबने काट ली, तो सजाएं तो उनको हो चुकी है, आप ऑफिशियल सजा भी दे दें। बात यह है कि जिसने कुछ करना होता है ना तलत साहब, वो कुछ करता है। ये बेचारे इस वक्त डायनासोर्स की एज में, साइसीमिक शिफ्ट हो चुका है पाकिस्तान की अवाम का, इसीलिए वो टीवी नहीं देखती। अब हमारा टीवी पाकिस्तान की अवाम ने देखना छोड़ दिया। वजह कि इस किस्म के नैरेटिव होते, इनको प्रोग्रेसिव, मेरे भाई बहन है बेशक दूसरी पार्टियों से, मुल्क तो हमारा है ना, मैं इनको एडवाइस देती हूं कि आप कोई प्रोग्रेसिव बात किया करें। ये पिछला 9 मई इट कैरीज नो वेट। लोगों के कान भर चुके और लोगों ने अपना वर्डिक्ट 8 फरवरी को दे दिया था। 5 seconds so, आगे मूव करें, मूव ऑन, कम विद सॉल्यूशन, खर्चे कम करें अपने। जो हुकूमत का काम करने वाला वो भी करेंगे, बट वी विल नॉट मूव ऑन फ्रॉम 9th में। व्हाई शुड वी?
एक जुर्म है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, खर्चे बिल्कुल कम होने चाहिए। तोशा खाना से घड़ियां भी चोरी नहीं होनी चाहिए थी, पोलराइजेशन भी नहीं होनी चाहिए थी, वो तो गोगी भी नहीं होनी चाहिए थी, बोलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ये फरागोगी पे केस क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपने जो मुद्दा उठा लिया ना, फरागोगी मुद्दे में मुनाल बीच में रह जाएगा। तल्लत साहब फरागोगी ही नहीं की थी। फरागोगी पे इन्होंने एक केस अभी तक नहीं किया, मुझे बता दें। अच्छा, फरागोगी, बुजदार साहब, महमूद खान पे कितने केस इन्होंने किए? कोई केस नहीं इन्होंने किया। ये सब प्लांट है इनके अपने। I have to close the program here. This segment, इसके बाद हम आपको मुनाल लिए चलते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको अब इस्लामाबाद की एक मॉन्यूमेंट की तरफ लिए चलते हैं। मॉन्यूमेंट इस तरीके से कि इसका जिक्र बहुत होता है, मुनाल रेस्टोरेंट, जिसको पब्लिक पार्क में होने की वजह से गिराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल हो गया है। इसके बाद क्या हो रहा है, मैं शहजाद अली, हमारे समा न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ख़त्म करने का अमल था मुनाल को, अभी तक क्या प्रोग्रेस है उसकी? जी तल्लत, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद मारगना हिल नेशनल पार्क में वाक़ तमाम होटल्स, मुनाल, लामुटाना समेत जितने भी यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट या होटल थे, उनको जो है वो बंद करने के हवाले से जो है वो अमल शुरू हो चुका है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ तो 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुतफरक दरख्वास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ जो लोग थे उनकी जानिब से, और ये इस्तदा की गई थी कि मारगना हिल और नेशनल पार्क की जो ज़मीन है उसमें जो है वो खिलाफ कानून मुख्तलिफ होटल और रेस्टोरेंट जो है वो कायम किए गए हैं, और अरसा दराज से ये होटल यहाँ पर जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो तमाम दरखास्तों को यकजा करते हुए 2022 में ये हुक्म दिया था कि तमाम जो होटल्स हैं नेशनल पार्क में और रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें जो है वो फिलफोर बंद किया जाए, जिसके खिलाफ जो है ये तमाम जो होटल मालिकान थे ये सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील में चले गए। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच ने इस अहम मामले के ऊपर जो है वो जून में जो एक फैसला दिया, और अदालत ने वाज़े तौर पर जो है वो ये हुक्म दिया कि तमाम जो होटल्स हैं इनको जो है वो या तो सील किया जाएगा या ये जो है वो वॉलंटियरली जो है वो ये एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए, जिसके बाद जो है ये बंद कर दें। तो जून में 3 माह की जो है वो डेडलाइन दी गई थी, तो अब इन तमाम होटल्स को बंद करने का जो अमल है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब इन तमाम होटल्स ने जो है वो अपने मैसेजेस भी ऐसे जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दे दिए हैं कि ये अब यहाँ पर चंद दिन के मेहमान रह गए हैं, और यहाँ पर अपना जो तमाम सामान है ये वॉलंटियरली यहाँ पर जो है मुंतकिल करेंगे। दूसरी जो साइट्स हैं या दूसरे जो इनके आउटलेट्स हैं ये वहाँ पर लेके जा रहे हैं, और इस तमाम तर जो तब्दीली शिफ्टिंग का अमल है ये यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी अच्छा, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, टूट फूट यहाँ पे काफ़ी हुई, अब कचरा उठाने का क्या है अथॉरिटीज़ का प्लान, इसके ऊपर बताइएगा ताकि नेशनल पार्क लगे। और सियाहों से मुतल्लिक सीडीए का क्या प्लान है, इस जगह को खाली छोड़ा जाएगा या क्या? जी बिल्कुल, तलत साहब, इस हवाले से हमारी जो सीडी हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि मारगना हिल्स नेशनल पार्क जो है इसमें जो ये तमाम होटल से ये एक बड़े रकबे पर जो है वो कायम किए गए थे, तो अब इस हवाले से सीडी अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि ये जो तमाम ज़मीन जो सीडी जो है वो अब इसको टेक ओवर करेगा डेडलाइन के बाद, तो इसमें जो इमारतें हैं इनको मुनज़्ज़म किया जाएगा, इनको गिराने के बाद इनका मलबा वगैरह शिफ्ट किया जाएगा, या कि ये इमारतें इसी तरह जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ पर और बड़ा ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो इसको जो है वो सीडीए का अभी इस हवाले से कोई बोर्ड डिसीजन सामने नहीं आ सका कि इन तमाम इमारतों को जो है वो इसी हालत में यहाँ पर कायम रखा जाएगा और पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, या कि इनको ऑफिशियल यूज में लाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने चंद रोज कबल ये एक समरी मूव की थी, और उस समरी के तहत अब ये जो मारगना हिल्स नेशनल पार्क में तमाम होटल और रेस्टोरेंट वाली जो जमीन है और इसके साथ साथ जो जितना भी ये मारगना हिल्स का एरिया है ये अब वजारत दाखिला के अंडर आएगा, और वजारत दाखिला इसके हवाले से जो है और इस ज़मीन के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करेगी। तो अब अभी तक जो है वो वजारत दाखिला की जानिब से भी ऐसा कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आ सका कि इन तमाम जो ज़मीन है इसको किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो मुलाजमीन काम करते थे उनका क्या मुस्तकबिल है?
बिल्कुल ये जो मारगला हिल नेशनल पार्क में जितने भी बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट थे, अगर मैं यहाँ पर बात करता चलूँ तो जो एक होटल है मुनाल रेस्टोरेंट, इसमें तकरीबन कम से कम 700 मुलाजमीन जो है वो बरसरे रोजगार थे। तो अब इस अदालती हुक्म के बाद और इस एक्शन के बाद कि यहाँ पर जो है वो इन तमाम होटल और रेस्टोरेंट को जो है वो या तो कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या फिर बंद करने की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो मुलाजमीन है वो काफ़ी परेशान है। हमारी कुछ मुलाजमीन से भी यहाँ पर बात हुई और वो काफ़ी परेशान है, चूँकि ऑलरेडी आपको पता है जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इसमें जो आम आदमी है वो तो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो अब ये जो 700 मुलाजमीन है इनके मुस्तकबिल के हवाले से भी चूँकि कोई फैसला सामने नहीं आ सका, और मुलाजमीन ने हमें बताया कि जो मैनेजमेंट है उसकी जानिब से बाकायदा उन्हें जो है वो नोटिस दे दिए गए हैं कि सितंबर में जो है वो इस होटल को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो तमाम मुलाजमीन है ये इस हवाले से जो है वो अपना कोई मुतबादल अरेंजमेंट कर लें। तो इस हवाले से मुलाजमीन भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी परेशान है और अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी जो है वो गू मगू का ही शिकार नजर आ रहे हैं। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमाल बात यह है कि आप इतनी बड़ी गैर कानूनी एक्टिविटी को इतने पब्लिक अंदाज से इतने सालों से चलाते रहें। यहाँ पर आप एक मेले का सामान रखें, यहाँ से बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप कमा के चले जाएं और फिर जब कोर्ट का ऑर्डर आए तो आप मुलाजमीन को एक ख़त के ज़रिए इतला दें कि जी हमारा दिल बहुत दुखा हुआ, मैंने वो ख़त देखा है जो मुनाल की इंतज़ामिया ने लिखा है और बिल्कुल अपने बच्चों को छोड़ने के बराबर हमें तकलीफ़ हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे पास कोई और तरीक़ाकार नहीं है। बिलियनियर्स बन गए हैं इस होटल से और गैर कानूनी तौर पर बने हैं। तो मेरे ख़्याल में इन बिलियंस का भी हिसाब लेना चाहिए अदालत को, जो आपने गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए कमाए, और उसका कुछ हिस्सा शायद मुलाजमीन की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन ये एक आइडियल वर्ल्ड में तो हो सकता है, मुनाल वाली दुनिया में नहीं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।